हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल परियार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान लैंग्वेज में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कोई भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल ट्रेड के बचे हुए टॉपिक्स को। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो मेल ऑर्डर हाउसेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स और इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स ये वो स्टोर्स होते हैं जिनको ओन्ड, मैनेज और जो कंट्रोल है वो कंज्यूमर ही करते हैं। यानी कि कंज्यूमर जो, जैसे कि हम लोग हैं, हम सामान खरीदते हैं तो हम कंज्यूमर हैं। तो ऐसा एक ग्रुप होता है जो ग्रुप कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया जाता है, और वो कंज्यूमर्स को होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए इस ग्रुप को बनाते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है ये मेनली जो प्रॉब्लम्स कंज्यूमर फेस करता है, चाहे वो कभी चीटिंग हो जाती है उसके साथ, कोई दुकानदार जो है उसे ऐसा प्रोडक्ट दे देता है जो सही नहीं होता है, कभी वारंटी वाली प्रॉब्लम होती है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ये ग्रुप जो है वो हैंडल करता है। और जो मेनली जो काम है इस ग्रुप का वो ये है कि जो मिडिल मैन है, जैसे होलसेलर से जो सामान पहुंचता है जब रिटेलर के पास, और जब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास पहुंचता है, तो इसके बीच में काफ़ी सारे मिडिल मैन होते हैं। और मिडिल मैन के ज़्यादा होने की वजह से, मिडिल मैन का मतलब ब्रोकर्स, ब्रोकर का मतलब, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे एक मैन्युफैक्चरर ने कोई भी सामान को बनाया, तो जो होलसेलर है, तो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कई सारे मिडिलमैन हो सकते हैं। और वो सारे मिडिलमैन का मतलब होता है कि जो होलसेलर को मैन्युफैक्चरर से मिलवा रहे हैं, उनसे बात करा रहे हैं, उनके बीच में डील करा रहे हैं, ऐसे लोग को जो मिडिलमैन है वो कहा जाता है। तो ये मिडिलमैन क्या करते हैं कि अपना प्रॉफिट भी उस चीज़ में ऐड कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है जब वो होलसेलर खरीदता है उसको। होलसेलर और रिटेलर के बीच में भी काफ़ी सारे लोग मिडिलमैन होते हैं, और ये मिडिलमैन भी जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का उसको बढ़ा देते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट ओरिजिनली बनाया गया था मैन्युफैक्चरर के द्वारा, तो वो उसका प्राइस काफ़ी कम होता है, और जब वो कंज्यूमर के पास तक पहुंचता है तो मिडिलमैन का प्रॉफिट ऐड हो के वो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर का मेन एम है कि यही सारे मिडिलमैन को एलिमिनेट करना, यानी कि उनको हटाना। और ये लोग क्या करते हैं कि हर जगह पे ये लोग खुद इंक्लूड रहते हैं जहाँ पे मिडिलमैन का होना चाहिए था, और ये उस प्राइस को बढ़ने नहीं देते हैं। इस तरीके से ये जो है ये काम करते हैं। और ये कंज्यूमर जो ग्रुप होता है, इसमें एटलीस्ट 10 लोग होने चाहिए, और तब जाके ग्रुप फॉर्म होता है, और इस तरीके से ग्रुप जो है वो कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए काम करता है। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो थोड़ा और बता देता हूँ मैं इसके बारे में आपको, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के बारे में। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर जो होते हैं ये, इनको शुरू करने के लिए 10 लोग मिनिमम होने चाहिए। और जैसे ही ये इसको रजिस्टर्ड करते हैं, तो इनको जो है ये अपना जो ग्रुप होता है इसको रजिस्टर्ड करना होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके अंडर में इनको अपने आप को रजिस्टर करना होता है, तब जाके कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो ग्रुप है वो बन जाते हैं, और तब जाके ये अपने काम को शुरू कर पाते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो ईज फॉर्म इंफॉर्मेशन है। यानी कि जो ये ग्रुप होता है ये काफ़ी आसानी से फॉर्म हो जाता है, और जो भी लोग होते हैं इसके अंदर में काम करने वाले, ये वॉलेंटरली काम करते हैं, यानी कि अपनी इच्छा से इस ग्रुप में जुड़े होते हैं। और किसी भी तरीके से इनको जो है मतलब फोर्सफुली नहीं कहा जाता है कि आप इस ग्रुप में आओ, ये अपने मन से आते हैं। तो आराम से जो है ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है या इसको बनाने का तरीका है बहुत आसान है, और ये आराम से चीज़ें जो है फॉर्म हो जाती हैं। बात करते हैं दूसरे की, तो दूसरा है इसका लिमिटेड लाइबिलिटी। तो जैसे कि मेंबर इसमें जुड़े होते हैं, तो इन मेंबर्स ने कुछ ना कुछ
पैसा कंट्रीब्यूट करके जो है अपने आप को इस ग्रुप का मेंबर बनाया होता है। तो इन केस अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो जितना पैसा एक मेंबर लगाता है उतनी ही उसकी लायबिलिटी होती है। यानी कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो जितना पैसा उसका कंट्रीब्यूट है इस ग्रुप में सिर्फ उसी पैसे को लिया जाएगा, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी होगी हर मेंबर की। फिर है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि इस ग्रुप के अंदर में कोई बड़ा कोई छोटा ऐसा कुछ नहीं है, सभी जितने मेंबर हैं सब आपस में बराबर हैं। तो जब भी कोई डिसीजन होता है तो सबसे उसमें राय पूछी जाती है और फिर जो सबका कॉमन जो व्यू होता है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन को लिया जाता है। फिर है लोअर प्राइस। तो ये बनाया ही कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए है। तो कंज्यूमर जो होते हैं उनको चाहिए कि क्वालिटी प्रोडक्ट उनको सही प्राइस में मिले और उनके साथ चीटिंग ना हो, तो ये चीज जो है ये प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। कैश सेल्स। तो ये जो ग्रुप होता है जहाँ पे भी ये सामानों को बेचता है वहाँ पे ज़्यादातर क्रेडिट पे सामानों को नहीं बेचा जाता है, नहीं उधार पे सामान को नहीं बेचा जाता है, कैश बेसिस पे चीज़ें जो है चलती हैं यहाँ पे। कन्वीनियंट लोकेशन। ये जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर होता है इसकी लोकेशन बहुत ही कन्वीनियंट होती है, जहाँ पे सारे के सारे जो कंज्यूमर हैं वो सामान खरीदना चाहते हैं, उन्हें आसानी से दिख भी जाता है और ये आसानी से वहाँ पहुँच भी जाते हैं। फिर आता है लिमिटेशंस की बात करते हैं। तो लिमिटेशन का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं उनके क्या क्या नुकसान है या क्या क्या कमियां हैं उनके अंदर में। तो पहली जो कमी है इनके अंदर में वो है लैक ऑफ इनिशिएटिव। तो क्योंकि सारे के सारे जो मेंबर हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर के वो डेमोक्रेटिक हैं, कोई किसी का रूल फॉलो नहीं करता है। जो रूल बनाए गए होते हैं कॉमनली सबके लिए बनाए गए होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक उसमें सामान बेच रहा है और एक बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है, सब बराबर तरीके से काम करते हैं। तो इस यहाँ पे क्या होता है इन स्टोर्स में क्योंकि सब जो है किसी का रूल फॉलो नहीं करते हैं, एक जो रूल बनाया गया होता है वो सब कॉमनली फॉलो करते हैं। तो अगर कोई कंज्यूमर सामान खरीदने के लिए आया है तो कोई भी जाके उसके पास जाके पूछता नहीं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इतना कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है। वो आता है, चूज करता है, उसे जो पसंद आता है उसका बिल कटाता है और हर जो मेंबर है वो अपना अपना काम जो उसको अलॉट किया गया होता है वही काम वो करता है। शॉर्टेज ऑफ फंड्स। तो ये जो ग्रुप होता है, इस स्टोर में काम करने वाले जो लोग होते हैं, ये ज़्यादातर इनके पास उतने ज़्यादा रुपए नहीं होते हैं क्योंकि मिनिमम एटलीस्ट 10 मेंबर्स होने चाहिए। तो वो इतना पैसा नहीं जुटा पाते हैं कि वो कंज्यूमर्स को और बहुत बेहतरीन जो सर्विसेज हैं वो दे पाए। बस कोशिश करते हैं कि चीप प्रोडक्ट जो है वो इनको प्रोवाइड कर दिए जाएं। लैक ऑफ पैट्रोनेज। लैक ऑफ पैट्रोनेज का मतलब हो गया कि जितने भी जो आते हैं मेंबर इस कोऑपरेटिव स्टोर्स के अंदर में, ये किसी भी तरीके से पैट्रोनाइज नहीं करते अपने आप को। यानी कि ये इनिशिएटिव नहीं लेते कि हम जो है जो भी कंज्यूमर आ रहा है उसको अटेंड करें और उससे पूछें क्या चाहिए उसे और क्या क्या चीज़ें उसको फ्यूचर में चाहिए ताकि हम उसको रखें। तो इस तरह का कोई भी काम वो लोग नहीं करते हैं। बस कोशिश करते हैं कि प्रोडक्ट जो खरीद के लाए हैं वो कंज्यूमर को आसान रेट में मिल जाए। लैक ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग। अब क्योंकि ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ये प्रॉपर तरीके से बिजनेसमैन नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा जो बिजनेसमैन जिस तरीके से अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, जिस तरीके से वो अपने कस्टमर को बनाता है, यानी कि आओ बैठो, ये क्या चाहिए किस तरह से चाहिए, मतलब जो एक टेक्निक होती है एक बिजनेसमैन की वो इनके पास नहीं होती है। और जिसकी वजह से ये लोग जो हैं सिर्फ सामान बेचते हैं और बाकी किसी भी तरह का इंटरेक्शन जो है या जो एक कह सकते हैं कि पर्सनल टच जो है वो शो नहीं करते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सुपरमार्केट्स। सुपरमार्केट्स की अगर बात करें तो सुपरमार्केट का मतलब जैसे हमने डिपार्टमेंटल स्टोर पढ़ा था, वहाँ पे क्या होता था कि एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस स्टोर के अंदर में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। हर एक प्रोडक्ट जो है एक जैसा जो प्रोडक्ट है वो एक डिपार्टमेंट बनाया गया है उसका, जैसे कि बच्चों के कपड़ों का या बच्चों से रिलेटेड जो भी है वो एक अलग डिपार्टमेंट में है या एक अलग फ्लोर में है। दूसरा जो है अगर जो
मेल से रिलेटेड है या फीमेल से रिलेटेड है, उनके लिए अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। इस तरीके से इनको डिपार्टमेंटल स्टोर कहा जाता है। सुपरमार्केट भी कुछ इसी तरीके से होते हैं, लेकिन सुपरमार्केट में और डिपार्टमेंटल स्टोर में सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं वो और भी कुछ सर्विसेज, एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होता है वो डिपार्टमेंटल स्टोर में काफ़ी अच्छा होता है। और जबकि बात करें सुपरमार्केट में, तो सुपरमार्केट में जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो उतनी अच्छी नहीं होती है, और ऐसे ब्रांड हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे जो ब्रांड ज़्यादा पॉपुलर नहीं होते हैं। एक और डिफरेंस इसमें ये है कि जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वहाँ पे हर एक स्टोर के आगे एक एम्प्लॉय खड़ा होता है जो कस्टमर को एंटरटेन करने के लिए रेडी रहता है, कस्टमर को पूछता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसकी ये क्वालिटी है, इसमें ये है, इसमें वो है, वो सब बताता है। लेकिन सुपरमार्केट के अंदर में सेल्फ सर्विस है। कस्टमर आता है, जो उसको पसंद आता है वो उसको लेता है और चला जाता है। मतलब वहाँ पे कोई भी इंसान उनको एंटरटेन करने के लिए नहीं है। तो ये होते हैं सुपरमार्केट। यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं सुपरमार्केट के, आप इनको पढ़ोगे तो यही जो बातें मैंने बताई हैं वही सब चीज़ें इसके अंदर में होंगी। और ज़्यादातर जो सामान इसमें बेचा जाता है वो कैश बेसिस पे बेचा जाता है। यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी जो है सुपरमार्केट प्रोवाइड नहीं करते हैं, जैसा कि डिपार्टमेंटल स्टोर करते थे। एडवांटेजेस की बात करें तो वन रूफ, लो कॉस्ट, तो एक ही जगह के अंदर में इन्हें सारे के सारे प्रोडक्ट इनको मिल जाते हैं, वो भी अच्छे लो प्राइस में सुपरमार्केट के अंदर में। दूसरा है सेंट्रल लोकेशन, ऐसी जगह पर ये बनाए जाते हैं सुपरमार्केट जहाँ पे कस्टमर आराम से अप्रोच कर पाए और उन्हें उसे ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। वाइड सिलेक्शन, तो हर एक प्रोडक्ट जो है उसके कई सारे जो ब्रांड्स हैं, चाहे वो अच्छे ब्रांड ना हो तब भी वो हमें वहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो सिलेक्शन के लिए कस्टमर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। नो बैड डेट्स, जब क्रेडिट पे ही सामान नहीं बेचा जाता है तो बैड डेट होने का भी कोई सवाल नहीं होता है। बेनिफिट्स ऑफ बीइंग लार्ज स्केल, और यहाँ फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि एक साथ इतना सारा सामान खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है या फिर सेल कहें तो लार्ज स्केल में सेल होती है यहाँ पे। लिमिटेशन की बात करें तो नो क्रेडिट, जैसे मैंने बताया आपको कैश बेसिस पे सारा काम होता है, तो ये उधार पे किसी सामान को नहीं देते हैं। तो इसके लिए जो कस्टमर्स हैं जो जिनके पास पैसा नहीं होता है तो वो यहाँ पर सामान को नहीं खरीद पाते हैं। नो पर्सनल अटेंशन, तो किसी भी तरह का पर्सनल अटेंशन नहीं है, कोई भी वहाँ पे आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं है, कोई अटेंशन देने के लिए नहीं है। आप आते हैं, खरीदते हैं जो पसंद आता है और उसके बाद वहाँ पे जाके पेमेंट करते हैं और अपने सामान को लेके जाते हैं। मिस हैंडलिंग ऑफ गुड्स, अब जो लोग यहाँ पे सामान खरीदने के लिए आते हैं कई बारी क्योंकि उनको कोई देख नहीं रहा होता है, तो वो जो है सामान की मिस हैंडलिंग कर देते हैं। कई बारी जो सामान है वो टूट जाता है और इससे जो होता है वो जो सुपरमार्केट होता है उसको नुकसान हो सकता है। हाई ओवरहेड एक्सपेंसेस, यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि ये जो सुपरमार्केट बनाया गया होता है इसमें अच्छी खासी लाइटिंग लगाई गई होती है, अच्छा अच्छा डेकोरेशन किया होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो खर्चा होता है वो ज़्यादा आ जाता है और इनकम उनकी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट, और इस तरह के जो सुपरमार्केट को बनाने के लिए काफ़ी सारा जो पैसा है वो लगता है, और तब जाके यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट को रखा जाता है जो ऐसे कस्टमर के लिए होता है जिन कस्टमर्स की इनकम उतनी अच्छी नहीं होती है। हमारा लास्ट टॉपिक है वेंडिंग मशीन्स। अब सामान बेचने का एक नया तरीका आ गया है, वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन में क्या होता है, एक बड़ी सी मशीन होती है और वो कॉइन सिस्टम पे काम करती है। आप उसमें कॉइन डालते हैं या नोट डालते हैं, जो भी उसमें बताया गया होता है कि आप इससे ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसको डालने के बाद जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे होते हैं वो अलग अलग रेंज के होते हैं, 1 रुपये से लेकर के 10 रुपये के बीच में होते हैं, और आप उस कॉइन को डाल के उस सामान को वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से वेंडिंग मशीन काम करती हैं। ये वेंडिंग मशीन हमें ज़्यादातर जो ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक है, मिल्क है, चॉकलेट्स हैं, न्यूज़पेपर है, या फिर जो खाने पीने के छोटे मोटे सामान होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं ये वेंडिंग मशीन। ये वेंडिंग मशीन आप देख सकते हैं जैसे टिकटिंग मशीन होती है। आप कभी
ट्रेन में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो टिकट बन के आता है वो भी वेंडिंग मशीन से बन के आता है। आप उसमें उतने रुपए को डालते हैं और उतने रुपए से फिर वो एक टिकट आपके पास क्रिएट होके आ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वेंडिंग मशीन जो है वो काम करती है। तो ये था आपका ये चैप्टर इंटरनल ट्रेड। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। और हम जो हैं आज इस टॉपिक को यहाँ पे फिनिश करते हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपकी होगी, कोई भी डाउट आपका होगा, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इसके आंसर आपको जरूर दूंगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसके पहले की जो वीडियोस हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन पिछली 2 वीडियोस को भी आराम से देख सकते हैं। तो थैंक यू।